हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं एनवायरमेंट और इकोलॉजी का क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग इस साल के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब तक जो चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं, एक तो हम लोग बेसिक सी चीजें, इकोलॉजी इकोसिस्टम क्या होता है वो सब कवर कर चुके हैं। पिरामिड वाला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। फूड चेन, फूड वेब, यस दैट इज ऑल्सो कवर्ड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, पायोनियर कम्युनिटीज क्या होती हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। लास्ट लेक्चर में बायोलॉजिकल जियोकेमिकल बायो जियोकेमिकल साइकिल वाज आल्सो कवर्ड, जिसमें हम लोगों ने सेडिमेंट्री और गैसियस दोनों हम लोगों ने किया था। नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फेट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो कवर्ड इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है, वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में जो हमारा मेजर, और पिछली वीडियो में कुछ आपको पीवाईक्यूज भी मैंने दिए थे सोल्व करने के लिए, तो अभी इस वीडियो में एक तो हम लोग पुराने वाले पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन करेंगे। वो डिटेल में सॉल्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन जितनी डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया है उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन उसका देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेजर टॉपिक होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मेजर फोकस अपना रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द वेटलैंड्स, आवर लेक्स एंड मैंग्रोव्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये चीजें कवर करने वाले हैं। इसके बाद अपना बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का, इकोलॉजी और इकोसिस्टम वाला। फिर उसके बाद हम लोग बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, डिले नहीं करते, सीधा करते हैं काम की बात और बढ़ते हैं भैया क्वेश्चंस के ऊपर। तो पिछली क्लास में क्वेश्चन आपसे जो पूछे गए थे, देखिए ये प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। Lichens which are capable of initiating ecological succession even on the bare rock are actually a symbiotic association. Symbiotic association हम लोग पहले कर चुके हैं। इसका मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशन। तो इसमें जो दो स्पीसीज होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक के बिना दूसरा सर्वाइव नहीं कर सकता है। दैट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बेसिकली जैसे हमारा कोरल्स के अंदर होता है, जैसे हमारी पोलिनेशन होती है, वो एक तरह का म्यूचुअल रिलेशन होता है। तो अलगे और फंजाई, दैट इज द राइट आंसर, राइट। तो जो लाइकन्स होते हैं वो पायनियर कम्युनिटीज होती हैं, पायनियर कम्युनिटीज होती हैं। जैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वहां पे नया रॉक डेवलप हो गया, इट वॉज अ वेरी बेयर रॉक। तो उसके ऊपर जो पहला लाइफ आता है वो आपका लाइकन्स की फॉर्म में ही आता है। या फिर जैसे मान लो कहीं पे जो है ग्लेशियर रिट्रीट हुआ, ठीक है, वहां पे वो भी बेयर बेयर रॉक होती है, क्योंकि वहां पे कोई लाइफ पहले तो नहीं होती है। तो वहां पे जैसे आपके लाइकन्स आ जाते हैं। तो lichen is the primary life or the primary organism which comes on the bare rock, and it kick starts the ecological succession process. But lichen is a mutual relation. It's a symbiotic association between algae and the fungi. Second जो question था, that was in the grassland, trees do not replace the grasses as a part of ecological succession because of. देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की, स्टार्ट होती है पाइनियर कम्युनिटी से, एंड होता है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी ऑलवेज डज नॉट मीन कि वहां पे फॉरेस्ट ही होंगे। डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या डेंस फॉरेस्ट होंगे या ग्रासलैंड होंगी। ग्रासलैंड भी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, यानी कि जो फाइनल कम्युनिटी है, वो हो सकती है। क्योंकि भाई हो सकता है वहां पे जो रेनफॉल पैटर्न है, वहां का जो टेम्परेचर है, क्या पता वो फॉरेस्ट को सपोर्ट ही ना करता हो, वो लार्ज ट्रीज को सपोर्ट ही ना करता हो। क्या पता वो ग्रासलैंड को ही सपोर्ट करता हो, वही उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैन बी ग्रासेस, इट कैन बी डेंस फॉरेस्ट ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर रेनफॉल देयर। जैसे हमारे पास ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी होती हैं, जैसे हमारे पास टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी होती हैं। जैसे हमारे पास सवाना होता है, हमारे पास स्टेपेज होते हैं। तो वहां पे जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है वो ग्रास है, बिग ट्रीज नहीं है। तो क्या ऐसी चीज है जो इस चीज को डिसाइड करती है? इन द ग्रासलैंड, trees do not replace the grasses as a part of ecological succession because grass is the complex community. What is the primary factor? Water limit. Water limit, it means rainfall is the primary factor जो डिसाइड करता है कि वहां पे बड़े ट्रीज होंगे या फिर वहां पे ग्रास होगी। और फॉरेस्ट फायर, क्योंकि जब कम्युनिटी, अब ग्रास से जब एडवांस कम्युनिटी होने लगती है,
तो वहां पे फायर हो जाता है, तो जो बड़े पेड़ होते हैं वो जल जाते हैं, क्या रह जाता है वहां पे, दोबारा से ग्रास आ जाती है। तो एक तो फायर जो है वो बड़े ट्रीज को नहीं होने देता, राइट, और एक अपना जो वाटर का कंटेंट है वो सॉइल के अंदर मॉइस्चर कम होता है, तो वो वहां पे नहीं होने देता है। तो ग्रास लैंड, अब ये ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, टेम्परेट एरियाज में भी होता है, जैसे सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सवाना है, स्टेपेज है, वो सब की मैं बात कर रहा हूं। तो वाटर लिमिट एंड द फायर आर एक्चुअली द टू लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In ecological succession, complex plants and the animal communities are gradually replaced by relatively simple ones. मुझे स्टेटमेंट देखने में गलत लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइमरी कम्युनिटी से या पाइनियर कम्युनिटी से आप कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की तरफ जाते हो, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, नए नए ऑर्गेनिजम्स ऐड होते रहते हैं। तो सिंप्लिसिटी इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि सिंप्लिसिटी डिक्रीज होती है। यस, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। प्राइमरी सक्सेशन इज मच स्लोअर देन द सेकेंडरी सक्सेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन में ऑलरेडी सोइल इज देयर, तो वहां पे जो सक्सेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी फास्टर ऑफ कोर्स एज कंपेयर टू द प्राइमरी सक्सेशन। सो ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and select the correct answer using the following codes. Volcanic lava can be site for the secondary succession. No. जब वोल्केनिक लावा, सेकेंडरी सक्सेशन का मेजर करेक्टर क्या होता है कि इसके अंदर सोइल ऑलरेडी फॉर्म्ड होती है, सोइल इज ऑलरेडी देयर, ओनली वेजिटेशन इज नॉट देयर। लेकिन जब वोल्केनिक लावा आता है तो देयर इज इनिशियली नो सोइल, वोल्केनिक लावा गर्म होता है, फिर वो सोलिडिफिकेशन होता है, इट्स अ बेयर रॉक, इट्स अ बेयर रॉक, देयर इज नो सोइल। तो वहां पे प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है विद द लाइकन्स, नॉट द सेकेंडरी सक्सेशन। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हेन वन इज इनकरेक्ट, तो दिस इज इनकरेक्ट, this is also incorrect. We are left only with B and D, 2 and 3 and 3 only. Pioneer community of the secondary succession is lichen. No. Lichen हमेशा प्राइमरी जो सक्सेशन होता है उसकी पाइनियर कम्युनिटी होती है, जो कि हमारी बेयर रॉक से स्टार्ट होती है, क्योंकि वहां पे सोइल नहीं होती है। लेकिन जहां पे ऑलरेडी सोइल होती है तो शुरुआत में वहां पे जो ग्रास आती है धीरे धीरे, उससे बीजली हम लोग ना एनुअल प्लांट्स भी कहते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन में जो पाइनियर कम्युनिटी होती है दे आर बेसिकली एनुअल प्लांट्स, जिनकी लाइफ 1 साल की होती है, फिर वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते रहते हैं। तो लाइकन इज नॉट द राइट आंसर। क्रस्टियोस लाइकन्स अमंग द लाइकन्स आर यूजुअली पाइनियर कम्युनिटी इन द प्राइमरी सक्सेशन, हम लोगों ने पहले देखा था। कई तो लाइकन्स के कई सारे टाइप होते हैं, जिसके अंदर जो क्रस्टियोस जो लाइकन्स होते हैं दे आर द एक्चुअली द प्राइमरी वंस। तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। ये आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आप देख सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है ये। Consider the following statements regarding ecological succession and select the correct answer using the following codes. What about ecological succession? It leads to increase in the stability of the ecosystem, of course. जैसे जैसे सक्सेशन बढ़ता है, डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, रेजिलियंस इंक्रीज होता है। देयर इज एन इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द डाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स, because more organisms, more vegetation, more flora and fauna keeps on adding on. So that is why diversity and the complexity increases. It results in the decrease in the productivity. No, productivity also increases. So third statement is actually incorrect. So as a result of that, these 3 can be rejected. Only A is left. The 1 and 2 is the right answer. So that was about the, we have some other more also. Which of the following is the correct sequence for the succession in the water? ये हम लोगों ने पहले यहाँ पे देख लिया था। अब मैंने आपके पास स्लाइड दे दिया था आपका, ये एनसीईआरटी से डायग्राम लिया हुआ है, तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज्ड, फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प, मार्श, वुडलैंड एंड देन द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी यहाँ पे हो जाता है आपका आंसर। तो योर आंसर इज द सी आंसर, विच इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। Consider the following statement regarding ecological succession and select the correct answer using the following codes. Complex community is one which is equilibrium with the environment. Yes, of course, क्योंकि सारी चीजें वहां पे बैलेंस आउट हो जाती हैं, तो वो बेस्ट प्रोडक्ट होता है, लास्ट प्रोडक्ट होता है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो इट हैज अ परफेक्ट रिलेशनशिप, इक्विलिब्रियम, बैलेंस विद द सराउंडिंग, विद द एनवायरमेंट। द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी कंट्रीब्यूट्स इन प्रिपेयरिंग द एनवायरमेंट फॉर द नेक्स्ट। यस, ये मैंने आपको बताया था कि जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी होती है वो खुद अपने एनवायरमेंट को मॉडिफाई करती है और उसकी हेल्प से कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज वहां पे आती हैं। जैसे ग्रासलैंड का आपका एग्जांपल दिया था, ग्रास की जब डेथ हो जाती है तो वो सोइल को एनरिच करता है। वो जो एनरिच्ड मोर फर्टाइल जो सोइल होती है, इट लीड्स टू ग्रोथ ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी।
तो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी contributes in preparing the environment for the next incoming community. So that statement is also correct. So अपना आंसर हो जाता है both 1 and 2. राइट? चलिए, अब अपने पास 2-3 तरह का सक्सेशन और भी होता है, थोड़ा सा बस आपको आइडिया दे देता हूं क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑटोजेनिक एंड अलोजेनिक. ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, ऑटोट्रोफ्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं. ठीक है. When succession is brought about by living inhabitants of a community itself, the process is called autogenic process, while change brought down outside force is known as the allogenic process. इसका मतलब क्या होता है? यूजली जो सेकेंडरी सक्सेशन होती है वो आपका ऑटोजेनिक होता है, और जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो एलोजेनिक होता है. क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन में सक्सेशन जब स्टार्ट होता है तो वहां पे ऑलरेडी सम ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट. तो सक्सेशन स्टार्ट्स विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. लेकिन एलोजेनिक में क्या होता है? प्राइमरी के अंदर देयर इज नो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट देयर, इट्स अ बेयर रॉक. तो सक्सेशन जो स्टार्ट होता है उसके अंदर किसका फैक्टर डोमिनेट करता है? टेम्परेचर का फैक्टर डोमिनेट करता है, विंड्स का फैक्टर डोमिनेट करता है. तो दैट इज एलोजेनिक सक्सेशन, जो प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है. वी हैव ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक सक्सेशन. ये तो आपको बताने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ऑटोट्रोफिक बेसिकली जो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, इनिशियली द ग्रीन प्लांट्स जो यहाँ पे डोमिनेट करते हैं. ठीक है, ऑटोजेनिक सक्सेशन. और हेट्रोजेनिक सक्सेशन में जिसके अंदर जो है हेट्रोट्रोफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं बेसिकली. ठीक है, तो ये अपना सिंपल सा यहाँ पे हो जाता है. 4 टाइप का और सक्सेशन हमें मिल गया प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा. ठीक है, सो दैट इज यू नीड टू डू. अब बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक पे, विच इज आवर एक्वेटिक इकोसिस्टम. तो वी हैव 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम. वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसके अंदर हमारा फॉरेस्ट आता है, ग्रासलैंड्स आती हैं, वो सब करके. एक्वेटिक के अपने अंदर आ जाता है लेक्स, ओशंस, राइट, रिवर्स, वेटलैंड्स, वो एस्चुरीज, वो सब आ जाता है. तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है. एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड द यूट्रोफिकेशन. इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा यूट्रोफिकेशन वाला, जिसके बारे में मैंने पहले आपको थोड़ा सा हिंट दिया था यूट्रोफिकेशन के बारे में, कि जब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी वाटर बॉडी में ऐड हो जाते हैं तो देयर इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स देयर, लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स, अलगे ब्लूम हो जाता है. दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन. इट मे लीड टू डेथ ऑफ अदर मरीन ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर लिविंग देयर. ये अभी मैं आपको करवाऊंगा, पहले आई हैव जस्ट गिवन यू द हिंट ओनली. चलिए, तो ये थोड़ा हम लोग देखेंगे. तो aquatic ecosystem जैसे लिखा ही हुआ है इसने, aquatic ecosystem is the ecosystem in a body of the water. ठीक है, तो यहां पे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्लोरा जो फोना होता है, दे डिपेंड अपॉन द वाटर बेसिकली. इट कैन बी सॉल्ट वाटर, इट कैन बी फ्रेश वाटर, इट कैन बी ब्रैकिश वाटर ऑल्सो. ठीक है. The two main types of the aquatic ecosystems are marine ecosystem and a freshwater ecosystem. तो marine जो ecosystem होता है basically इसके अंदर salt content is more और fresh water के अंदर salt content is very very less. तो differentiated on the basis of the difference in salinity. marine ecosystem का salinity बहुत ज्यादा होती है. level of the dissolved nutrients, yes, जो हमारी usually lakes वगैरह के अंदर पाया जाता है. एंड द वाटर टेम्परेचर एंड द डेप्थ ऑफ द सनलाइट पेनिट्रेशन. इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ कितनी होती है. देखो, जो ऊपर वाली जो सरफेस की लेयर्स होती हैं उसके अंदर सनलाइट ज्यादा आता है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, राइट. लेकिन जो डीप लेयर्स होती हैं वहां पे सनलाइट नहीं जाती है, तो वहां पे तो डार्क होता है, इट्स कोल्ड एंड डार्क, तो वहां पे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती है. सो दैट इज ऑल्सो देयर, जो उसको इंपैक्ट करता है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रेश वाटर, मरीन इकोसिस्टम, ब्रैकिश, तो उसकी क्या यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं हम थोड़ा देख सकते हैं. जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है वहां पे जो सोल्ट का कंटेंट होता है, इट इज यूजुअली लेस देन 5 ppt पार्ट्स पर 1000, राइट. ये अपना रिवर्स जैसे होती हैं, फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, उसकी ये बात कर रहा है. फिर अपने पास आता है ब्रैकिश वाटर, मरीन आता है बेसिकली, तो ये आपको करना रहता है. मरीन के अंदर जो है 35 पार्ट्स पर 1000 एंड मोर होता है, जो सोल्ट का कंटेंट होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड की वो बात कर रहा है. ब्रैकिश में तो दोनों के बीच में होता है 5 to 35 ppt, जैसे हमारी एस्चुरीज होती हैं, लगून्स होते हैं, बैक वाटर्स होते हैं. ठीक है, जैसे अब मान के चलिए अपने यहाँ पे जैसे चिली का लेक है, ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है, एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक. ठीक है, हमारे पास पुलिकट लेक है, इट इज ऑल्सो फ्रेश वाटर लेक. ठीक, सॉरी फ्रेश नहीं, ब्रैकिश वाटर लेक, यस. तो दोनों कोस्टल एरियाज में है, क्योंकि जो ओशियन का जो सोल्ट वाटर होता है वहां पे एंट्री कर जाता है और फ्रेश वाटर के साथ मिक्स हो जाता है.
तो ब्रैकिश इज द लाइक इन बिटवीन ऑफ मरीन एंड दिस फ्रेश वाटर, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चंस यहां से पूछा जाता है सीधा सीधा एग्जाम में, यूपीएससी में। मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज मॉइस्चर एंड द टेम्परेचर। ये हम लोगों ने भी देखा था, क्वेश्चन यूपीएससी में यहां से ऑलरेडी आ चुका है। मॉइस्चर मींस वाटर कंटेंट, टेम्परेचर मींस फायर कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड देयर। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, इट मे लीड टू फॉरेस्ट फायर, दैट कैन बी अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ बिग प्लांट्स। और मॉइस्चर भैया अगर कम होगा तो बड़ा प्लांट तो वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाता है उसके अंदर। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो दो सबसे बड़े फैक्टर होते हैं जो लिमिट करते हैं, दैट इज सनलाइट एंड द ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स आपको सनलाइट चाहिए, अगर सनलाइट नहीं होगी तो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स कहां से फोटोसिंथेसिस करेंगे। और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फौना, मरीन जो लाइफ होती है, उसको तो भैया सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, राइट। या तो वो पानी से बाहर आएंगे सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, या फिर वो अंदर ही जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसका यूज करेंगे। बट एवरीबडी नीड्स ऑक्सीजन एंड सनलाइट ऑल्सो। तो ऑटोट्रोफ को चाहिए सनलाइट, हेटेरोट्रोफ को चाहिए ऑक्सीजन। सबसे बड़े दो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऊपर वाले में से तो ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी में, नीचे वाले से भी आ सकता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए, तो व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, तो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है, ये बेसिकली एक तरह का क्राइमिंग करना पड़ेगा आपको, रट्टा मारना पड़ेगा इस पे, इसके कोई ऐसा बहुत लॉजिक नहीं है इसके पीछे। न्यूस्टन मींस अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट एयर वाटर इंटरफेरेंस। तो एयर और वाटर का जो सरफेस होता है जहां पे वो टच करते हैं, ठीक है, उसे न्यूस्टन कहते हैं। वहां पे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे आप मच्छर का एग्जांपल भी दे सकते हो। पेरीफाइटोन, पेरीफाइटन ऑर्गेनिजम्स विच रिमेन अटैच्ड टू द स्टेम and leaves of the rooted plants emerging above the bottom mud. Organisms which remain attached to the stem and leaves of the rooted plants. तो यानी कि जो हमारा जो थोड़ी लेक्स वगैरह होती हैं, जो शैलो वाटर होता है, उन वहां से जो ऑर्गेनिजम्स निकल, जो प्लांट्स वगैरह निकलते हैं जिनके रूट्स जो है वो जमीन में गड़े रहते हैं, उनके साथ जो अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरोफाइटन। फिर आपके पास आता है प्लैंकटन। प्लैंकटन जो है वो फ्लोट करते रहते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स लाइक अलगे। इनके कोई रूट्स वगैरह नहीं होते हैं और उनकी कोई इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी नहीं होती है। तो वो ओशन करंट के साथ साथ मूव करते हैं, जहां ओशन करंट उनको लेके चला जाता है बेचारे चले जाते हैं। दे आर नॉट लाइक फिश। फिश तो अपनी मर्जी से अगेंस्ट द फ्लो भी मूव कर सकती है ना। तो दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और माइक्रोस्कोपिक अलगे, जैसे जू प्लैंक्टन्स लाइक प्रोटोजोआ, क्रस्टोसियंस एंड ऑल दैट। ये अपना एनिमल किंगडम से आते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन आपका प्लांट किंगडम से आते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ये वाले हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। नेक्टॉन्स, एनिमल्स विच स्विम लाइक आवर फिश, वेल्स, पेंगुइन, सॉरी वेल्स, डॉल्फिन्स एंड ऑल दैट, ठीक है, वो सब अपने रहते हैं। बेंथोन्स, बेंथोन्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दे लिव एट द बॉटम ऑफ द ओशन विच इज वेरी डार्क एंड कोल्ड, एंड दे आर ब्लाइंड ऑल्सो बिकॉज देर इज नो लाइट, so they have their own type of mechanism only, ठीक है। तो what are the major factors that affect the productivity of the aquatic system? ये बेसिकली आपका मेंस के लिए है, बट यहां से स्टेटमेंट प्रीलिम्स में भी पूछी जाती हैं। ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम को जो है चेंज करता है। अपना ऑक्सीजन होता है और अपना टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे सनलाइट इज बेसिकली दैट डिसाइडिंग फैक्टर जो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। सनलाइट पेनिट्रेशन रैपिडली डिमिनिशेस एज इट पासिस डाउन द कॉलम ऑफ द वाटर। सीधी सी बात है भाई, सनलाइट ऊपर से आ रही है तो डीप तो नहीं जा सकती। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रहती है, पेनिट्रेशन डिक्रीज होती रहती है। तो मेजरली जो अपना सनलाइट होती है वो आपका ऊपर वाले सरफेस में ही अप टू 200 मीटर आप कह सकते हो, वहीं तक कॉन्सेंट्रेटेड होती है। द डेप्थ टू विच लाइट पेनिट्रेट्स अ लेक डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ द प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ कोर्स वही ऊपर वाली लेयर की मैं बात कर रहा हूं। अगर वो लेक बहुत डीप है, ठीक है, अगर ये सपोज ये लेक है, डीप है, तो ऊपर वाले एरिया में ही मोस्टली जो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है, बिकॉज इसके अंदर आपकी सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट करती है। नीचे जो है वो डार्क होता है, तो नो सनलाइट, नो फोटोसिंथेसिस, सो नो प्लांट ग्रोथ, नो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अपना फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, वो सब करके। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज द क्ले, सिल्ट, फाइटोप्लैंक्टन एटसेट्रा मेक द वर्ल्ड टर्बाइड। बस सीधी सी बात है, जो ट्रांसपेरेंट वाटर होगा, साफ सुथरा होगा, उसके अंदर पेनिट्रेशन ज्यादा होगी।
है ना, जो मडी वाटर होता है जिसके अंदर क्ले, सिल्ट, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, इंप्योरिटीज होती हैं, तो सनलाइट ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ऑब्वियस सी बात है, रोक देगा उसको, ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो है कम हो जाती है, लेस ट्रांसपेरेंसी की वजह से कम हो जाती है। तो जो ऊपर वाला जोन होता है जहां पे लाइट पेनिट्रेट करती है, इसे कहते हैं फोटिक जोन। ठीक है। जो नीचे वाला जोन होता है जहां पे लाइट पेनिट्रेट नहीं करती है, इसे कहते हैं ए फोटिक जोन। तो मैक्सिमम ग्रोथ यहाँ पे होती है फोटिक जोन के अंदर। ठीक है। और जो सबसे बॉटम वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं बेंथिक जोन बेसिकली। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बोलते हैं बेंथियोज। राइट, तो ये को थोड़ा पता होना चाहिए। तो फोटिक एफोटिक जोन का आपको मैंने बता दिया, 200 मीटर तक वो जाता है एफोटिक, जो मोर देन 200 मीटर इज एफोटिक जोन। तो अब बात करते हैं लेक की। लेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, तो इसको हम थोड़ा देखेंगे क्या है। लेक की ऐसा कोई बहुत प्रॉपर डेफिनेशंस तो नहीं है, लेकिन यस, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की हम लोग बात करते हैं, जैसे रामसर कन्वेंशन वगैरह हो गया। हालांकि रामसर कन्वेंशन हम लोग लेटर ऑन करेंगे, जब हम लोग पूरी कन्वेंशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्स एंड ऑल दैट। पहली बात तो ये जो है भैया, कम से कम उसका जो एरिया है, इट शुड बी मोर देन 10 हेक्टेयर्स। इसकी डेप्थ कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए, विद लिटिल अक्वेटिक वेजिटेशन, with little aquatic vegetation. It receives water from surface runoff and sometimes from the ground recharge discharge also. तो बारिश वारिश होती है तो वहां से इसके अंदर पानी आ जाता है। ठीक है। लेवल ऑफ सैलिनिटी के बेसिस पे इट कैन बी फ्रेश वाटर, इट कैन बी ब्रैकिश वाटर, इट कैन बी सलाइन लेक्स ऑल्सो। जैसे अपनी सांभर लेक आती है और राजस्थान के अंदर, दैट इज अ सलाइन लेक। अपनी जो पुलिकट लेक है, चिलिका लेक है, दैट इज ब्रैकिश वाटर लेक। उसके अलावा अपनी जैसे फ्रेश वाटर लेक्स भी आती हैं। तो यू नीड टू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रेश वाटर लेक इन आवर कमेंट सेक्शन। ठीक है। J&K के अंदर कई सारी फ्रेश वाटर लेक हैं, मध्य प्रदेश में कई सारी फ्रेश वाटर लेक हैं, पूरे देश में ही फ्रेश वाटर लेक्स फैली हुई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट कंटेंट, लेक्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओलिगोट्रोफिक, जिसके अंदर बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेसोट्रोफिक, जिसके अंदर बीच बीच के लेवल के जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यूट्रोफिक, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाई कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। अब बात यह है कि जहां पे हाई कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, वहां पे वेजिटेशन ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगी। तो दिस इज एक्चुअली यूजली नॉट रिक्वायर्ड, because it may lead to eutrophication, it may lead to algae bloom. That is a bad thing. It can make our water toxic, it can lead to the death of other marine organisms. It is not required as such. ठीक है, चलिए। तो यूट्रोफिकेशन का जैसे मैंने आपको बता ही दिया, पहले भी कई बार बता चुका हूं, यूट्रोफिकेशन इज बेसिकली एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ algae, phytoplanktons, because of the excessive addition of nutrients from outside. That is called eutrophication. But it can also happen naturally, it can also happen culturally. Culturally means human made, anthropogenic factor. Natural eutrophication means जब कहीं से रिवर वाटर के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू हमारी लेक्स के अंदर मिनरल्स ऐड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, इट लीड्स टू द प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ algae, aquatic life and the various fauna. नेचुरल यूट्रोफिकेशन। फिर होती है कल्चरल यूट्रोफिकेशन, जो हम लोग खेत वगैरह में अपने फील्ड्स में यूरिया का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, फॉस्फोरस वगैरह का यूज करते हैं। तो लेटर ऑन दैट कैन ऑल्सो बी एडेड इनटू अवर वाटर बॉडीज। इट मे लीड टू ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, फाइटोप्लैंक्टन्स, और जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो हम लोग घरों से वेस्ट निकालते हैं, अल्टीमेटली इट ऑल्सो एंड्स अप इन द सम फॉर्म ऑफ वाटर बॉडी. It may also lead to excessive growth of vegetation. That is also called eutrophication. तो eutrophication का टॉपिक अपने पास आता है. It happens because of the addition of the nutrients such as nitrates, phosphates in the water bodies. Green algae is the indication of the eutrophication. आपने अपने गांव में, शहर में कहीं ना कहीं देखा होगा, जो पोन्ड्स होते हैं, जो तालाब टाइप के बने होते हैं, खासकर मानसून के टाइम पे या उसके आसपास, एक ग्रीन कलर की लेयर जो है उनके ऊपर जम जाती है. कई बार वो रिमूव अपने आप हो जाती है, बहुत बार नहीं हो पाती है. तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन, कि वहां पे वेजिटेशन की, फाइटोप्लैंक्टन्स की ओवर ग्रोथ हो रही है. इट इज कॉज्ड बाय द लीचिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स. तो जैसे हमारे एग्रीकल्चर फील्ड होता है, मैंने आपको बता दिया, अल्गल ब्लूम स्टॉप सनलाइट टू एंटर थ्रू वाटर, फिशेस डाई बिकॉज ऑफ द सफोकेशन. समझ रहे हो?
तो जब ऊपर वाली लेयर के ऊपर फाइटोप्लैंक्टन से अलगे की ग्रोथ हो जाती है तो नीचे वाली लेयर में सनलाइट नहीं जा पाती है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फिशेज एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दे कैन ऑल्सो डाई बिकॉज ऑफ द सफोकेशन. तो ये होता है आपका यूट्रोफिकेशन. अब यहां पे आप एक चीज ये भी समझिए, जब बहुत ज्यादा अलगी हो जाता है, अब ऐसा तो नहीं है अलगी विल ऑलवेज लिव फॉर एवर, ऐसा तो नहीं होता है. अल्टीमेटली इट विल ऑल्सो डाई और इसका डीकम्पोजिशन भी होगा. तो अलगे का डीकम्पोजिशन वाटर के अंदर ही होगा. और डीकम्पोजिशन कौन करता है? बैक्टीरिया करता है. और बैक्टीरिया नीड्स ऑक्सीजन फॉर डीकम्पोजिशन. तो मोर अलगे, more decomposition, more bacteria growth, less oxygen. And less oxygen will make our water not suitable for the fishes. And ultimately they die because there is no oxygen left. They suffocate and they die. I have seen it in my village when I अभी भी होता है. जब वो अलगल ब्लूम हो जाता है तो फिश वगैरह जो होती है वाटर के अंदर वो बेचारी मर जाती हैं, वो बाहर की तरफ तैरती रहती हैं ऊपर, और बहुत बदबू होती है उससे. That is the ultimate consequence, bad consequence of eutrophication. Or sometimes few types of algae are also toxic. So they can increase the toxicity also. तो जब हम उस वाटर को कंज्यूम करते हैं, कोई और एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, तो वो दे कैन ऑल्सो लीड टू द डेथ ऑल्सो. दैट इज योर यूट्रोफिकेशन. अब बात करते हैं वेटलैंड की, विच इज आवर अगेन सेकंड दिस सिस्टम. ठीक है, चलिए वेटलैंड. तो वेटलैंड मतलब लेक्स की ऑलरेडी मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है. 3 मीटर डेप्थ एंड 10 हेक्टेयर एरिया होता है एंड इट हैज लिटिल और नो वेजिटेशन, वेरी मिनिमम ओलिगोट्रोफिक बेसिकली वो बात कर रहा है. ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी वेजिटेशन उसकी डेफिनेशन की. वेटलैंड के फंक्शंस बहुत सारे होते हैं. ठीक है, एक्चुअली दिस इज मोर फॉर द मेंस लेस फॉर द प्रीलिम्स, बट स्टिल थोड़ा आपको बता देता हूँ. वेटलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. water purification, nutrient cycle, flood mitigation, maintenance of the stream flow, ground water recharge, राइट. ड्रिंकिंग वाटर वगैरह के सब लिए यूज होता है. हमारे अर्बन एरियाज में जो वेटलैंड्स होती हैं दे रिचार्ज फ्रेश वाटर फॉर द अर्बन सिटीज. एंड जो फ्लड वगैरह आती है वो उसको रोक देता है, क्योंकि फ्लड का जो एक्सेसिव वाटर होता है दैट कैन बी दैट कैन बी बैलेंस्ड by or that can be absorbed by this water these wetlands. Wetlands are actually like sponge, तो उसका एब्जॉर्ब कर लेती हैं. ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर एज वेल, बिकॉज उसकी वजह से वो पेनिट्रेट होता है. एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रोथ ऑफ बर्ड्स के लिए बहुत बढ़िया सेंचुरी होती है वेटलैंड्स. बर्ड्स आते हैं वहां पे. एंड इट्स अ लेक एरिया, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो. तो टूरिस्ट एक्टिविटी वहां पे हो जाती हैं, एस्थेटिक एक्टिविटीज होती हैं. तो वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. ठीक है, फ्लड कंट्रोल करने में, फ्रेश वाटर वगैरह रिचार्ज करने में, और लोकल क्लाइमेट को भी स्टेबलाइज करती हैं. ऑफ कोर्स अगर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वहां से जो इवेपोरेशन वगैरह होता है इट कैन लीड टू सम कूलिंग इम्पैक्ट एज वेल. इट्स सो बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है वेटलैंड्स का. एज यू कैन क्लियरली सी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सम सॉर्ट ऑफ वेटलैंड. ठीक है, चलिए वेटलैंड्स इन इंडिया. देखिए यहाँ पे 41 साइट नहीं है, थोड़ा पुराना कंटेंट है. लेटेस्ट कंटेंट भी दिया हुआ है. राइट नाउ देयर आर 75 वेटलैंड्स इन इंडिया, बिकॉज कई सारी वेटलैंड को हम लोगों ने अपडेट कर दिया था यहाँ पे. ठीक है, और जो रामसर कन्वेंशन तो खैर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा इसको नहीं पढ़ेंगे. उस टाइम पे हम लोग सारी कन्वेंशन करेंगे, क्लाइमेट चेंज, रामसर एंड ऑल दैट, वो बायोडाइवर्सिटी वाली सब करेंगे. बट रामसर कन्वेंशन के अंदर एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर उन साइट्स का नाम होती हैं जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती हैं, जिनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पे अपनी जो है लोकटक, क्यूलाडियो नेशनल पार्क, वो सब यहाँ अपना यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, रामसर साइट्स आर मेंटेन्ड बाय द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड टू ट्रैक एनी मेजर इकोलॉजिकल चैलेंजेस इट माइट अफेक्ट द वेटलैंड साइट पॉसिबिलिटी ऑफ द रिवर्स. ठीक है, तो रामसर साइट्स आर द वेटलैंड्स दैट हैव इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स. ठीक है, इंडिया में जैसे चिलिका लेक है. चिलिका लेक वाज द फर्स्ट लेक इन इंडिया which was declared as the site of importance wetland, international important wetland by Ramsar site. India is a part of it, and Ramsar convention was signed in 1971. Ramsar is a city in Iran, तो उसके बेसिस पे हुआ था. One thing that is very important here, और बाद में हम लोग करेंगे wetland में, Ramsar में, conservation. What is the aim of Ramsar site, Ramsar convention? Conservation and the wise use, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है. वेटलैंड विद लोकल, नेशनल एंड द इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देखिए आपको कराऊंगा आपको मैं, वो डोंट वरी. तो रामसर कन्वेंशन अकेला नहीं काम करता है भाई.
Ramsar Convention is a combination of the collaboration of many small organizations all around the world. They contribute in the study of the Ramsar Convention and the different aspects there. जैसे अपने पास आता है IUCN, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IWMI, वेटलैंड इंटरनेशनल, वाइल्ड फाउल एंड द वेटलैंड ट्रस्ट, WWF इंटरनेशनल. ये आपको नाम एज इट इज रटे होने चाहिए. That which of the following organization has collaborated with the रामसर कन्वेंशन. हालांकि इनके बारे में अगर आपको 2-2 लाइनें पता होंगी तो और भी बेटर है. ठीक है, नहीं भी पता हो कम से कम नाम तो आप याद कर ही सकते हो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. यहां से बहुत सारी चीजें आती हैं. रामसर कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन इंडिया इन 1982. रामसर कन्वेंशन वाज साइंड इन 1971 बट इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 1982 के अंदर, तब ये जाके इंडिया में जो है लागू हुई थी. सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट, Sundarban wetland also recently made its entry into the list of the Ramsar site in India on 2020. अभी तो बहुत सारी लेटेस्ट हम लोग ने ऐड कर दी हैं, वो तो बाद में आपको मैं दे ही दूंगा लिस्ट वगैरह पूरी. पहले 10 ऐड की गई थी, ये वाली जो आप देख सकते हो नाम यहाँ पे. ठीक है, दिस इज द मैप ऑल्सो. तो रामसर साइट की लिस्ट मैंने पूरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, हरिक जो वेटलैंड है दिस इज इन पंजाब, लोकटक लेक जो है मणिपुर. लोकटक लेक इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे वी हैव अ नेशनल पार्क ऑल्सो, केबू लामझाओ नेशनल पार्क, और वहाँ पे इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ऑल्सो. एंड वहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशन मिलती है जिसे फुंडी कहते हैं. तो दैट्स ऑल्सो देयर, आप उसको देख सकते हो. वी हैव अ होल लिस्ट देयर. ठीक है, तो आप थोड़ा इसको जो है जाके आराम से देख सकते हो. करंट अफेयर का पूरा कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है आपको, कि जो नई नई वेटलैंड जो है ऐड की गई हैं, ठीक है, उसके सबके नाम यहाँ पे डाल दिए गए हैं. तो ये तो आपका पूरा जो है आपको रट्टा मारने का कंटेंट है, तो ये आप तो डेफिनेटली देख सकते हो इस चीज को. तो ठीक है, February 2 को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है. चिलिका लेक और कलेडो नेशनल पार्क के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है. राइट नाउ इंडिया हैज 75 रामसर साइट्स. ठीक है, जो लेटेस्ट ऐड हुई है वो भी आपको मैंने बता दिया है. ये सब लेटेस्ट वाली हैं. ठीक है, ये सब लेटेस्ट वाली हैं, लेटेस्ट वाली हैं. अगस्त 2022 के अंदर जो है 21 नई साइट को इंडिया में जो ऐड किया गया था, एंड नाउ देयर आर 75. राइट, तो ये तो थोड़ा आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ. ठीक है, ये देखिए 26 जुलाई को 2 फरवरी 2022 में ऐड किया गया था. एंड दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हो. सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में. बस आपको डिपेंड करता है आप कितना रिवाइज करते हो. जितना आप रिवाइज करोगे उतना आप याद कर पाओगे, जितना याद कर पाओगे उतना एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलने वाला है. ठीक है, जैसे दिस क्वेश्चन वाज आल्सो इन 2022 लास्ट ईयर. If rainforest and the tropical forest are the lungs of the earth, then surely wetlands function as its kidney. Which one of the following function of the wetland best reflects the above is statement? किडनी का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? इम्प्योरिटीज को फिल्टर करना, टॉक्सिन्स को फिल्टर करना, यही तो काम होता है ना. तो इफ वेटलैंड्स आर कंसिडर्ड एज अ किडनी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वेटलैंड्स? सीधा सीधा पूछ रहा है. ठीक है, क्या बोलता है वो? Aquatic plants absorb heavy metals and excessive nutrients. Wetlands play a very vital role in maintaining sedimentation balance and the soil stabilization. इसका impurity से कोई लेना देना नहीं है. Algae form the nutrient base upon which fish, characters, mollusks, birds, इसका कोई मतलब नहीं है. The water cycle in the wetland involves surface runoff. नहीं, इसमें फिल्टर का यूज कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ डी वाले में फिल्टर का यूज हो रहा है. जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो हमारी वेटलैंड के अंदर ग्रो करते हैं, दे एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स, टॉक्सिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एंड दैट इज हाउ दे प्योरीफाई द वाटर. दिस इज हाउ आवर किडनी आल्सो वर्क. तो इसका आंसर हो जाता है. 2022 में भी देयर वाज अ क्वेश्चन. R2 code of the practices constitute a tool available for the promoting the adoption of wetland, ecological management of the wetland of the international importance under the Ramsar Convention. 2019 में भी जो है we had a question from the Ramsar Convention, you can clearly see. And 2018 में we had a question in mains GS paper 3 2018. What is a wetland? Obviously ये हमें पता है, 3 मीटर डेप्थ है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया है, मिनिमम वेजिटेशन होती है, दैट इज आवर वेटलैंड. Explain the Ramsar concept of the wise use. That was the objective of the Ramsar Convention. Wise use का concept उसके अंदर आया था. In this context of the wetland conservation, cite 2 examples of the Ramsar site from India. ये तो बड़ा आसान है. तो what is the meaning of wise use? Wise use का बेसिक मतलब ये होता है कि देखो, Ramsar Convention ये नहीं कहता है कि you don't need to touch your wetland. No,
You touch your wetland, it's a natural resource, it's for the humans, to use it, there's no problem at all, but use it wisely, use it in a just manner. फालतू में ऐसे अनमाइंडली जो है उसको यूज मत करिए. That is the meaning of wise use. Wise use guidelines encourage contracting parties to adopt national wetland policy, develop program for the wetland inventory, take actions involving the development of the integrated management. Wise use can thus be seen as the conservation and the suitable use of the wetland. Suitable use of wetland. करिए wetland को use, we don't have an issue, but इसको थोड़ा सा सस्टेनेबल तरीके से करिए यार. ऐसा नहीं है कि पूरा बर्बाद ही कर दो आप लोग, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए. तो ये वाला तो खैर नीचे वाला तो ये 75 हो गया है, पुराना कंटेंट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है. आज वैसे है चिलिका लेक, युलाडियो नेशनल पार्क, लोकटक लेक, अष्टमुड़ी, हरिके, आप किसी का भी एग्जांपल दे सकते हो अपने आंसर के अंदर, ठीक है. तो ये तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा. सो दैट वाज अबाउट इट. देन वी हैव एस्चुरी इकोसिस्टम अंडर आवर एक्वेटिक इकोसिस्टम. तो एस्चुरी इकोसिस्टम इज बेसिकली अ ब्रैकिश इकोसिस्टम. Brackish means mixture of fresh and the saline or the salty water. That is estuary. So when our river actually directly falls into the ocean, it makes an estuary. And when our river enters into the ocean very gradually with lot of sedimentation, it makes a delta. But when our rivers enter into the ocean without any sediments or very great speed, it makes the estuary. तो जैसे हम लोग इंडिया के वेस्टर्न घाट में बात करते हैं, वेस्टर्न साइड में, कोस्ट में बात करते हैं, वहां पे यूजुअली आपको एस्चुरीज देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो आपकी वेस्टर्न घाट होती है दे आर वेरी स्टीप, और वहां से जो भी रिवर फ्लो करती है अपने अरेबियन सी के अंदर वो बहुत फास्ट फ्लो करती हैं. दे हैव लेस अमाउंट ऑफ सेडिमेंट, देयर स्पीड इज वेरी फास्ट, तो दे डायरेक्टली एंटर इनटू द ओशन. दे डोंट हैव एनी टाइम, they don't have a slope, they don't have a sediment to make a delta. लेकिन जो ईस्टर्न साइड में जैसे हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड ऑल दैट, वो सब है, वो डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि ईस्टर्न जो अपनी साइड है दे आर वेरी फ्लैट. रिवर्स हैव मोर सेडिमेंट्स ऑल्सो, दे हैव लेस स्पीड ऑल्सो. तो ओशन में जाती तो जरूर है लेकिन धीरे धीरे जाती हैं, तो दे मेक डेल्टा. गंगा, वो भी ब्रह्मपुत्र, वो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है. तो एस्चुरी जो अपना इकोसिस्टम है दैट्स अ पार्ट ऑफ ब्रैकिश aquatic ecosystem, ठीक है. तो estuaries are located where rivers meet the sea. Estuaries are water bodies where the flow of the fresh water from the river mixed with the salt water transported by tide from the ocean. Estuaries are the most productive water bodies in the world. They are located at the lower end of the river and subjected to the tidal fluctuations. तो सीधी सी बात है भैया, कोस्टल एरिया में होगा जहां पे रिवर एंट्री कर रही है तो टाइड्स का तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है. और एस्चुरी ये क्यों कह रहा है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो यहाँ पे फ्रेश वाले भी सर्वाइव कर सकते हैं और यहाँ पे सोल्ट वाले भी सर्वाइव कर सकते हैं. बेसिकली एस्चुरी इकोसिस्टम इज एन इकोटोन आल्सो. इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रेश वाटर टू द मरीन. तो आपको ये पता है यहाँ पे एज इफेक्ट होता है, एज इफेक्ट के अंदर ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं. तो इट्स अ सेमी एनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ द वाटर. कोस्टल एरिया में सेमी एनक्लोज्ड होता है, जैसे चिलिका लेक है, इट्स अ सेमी एनक्लोज्ड, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत ओशन के अंदर से वहां पे वाटर ऐड होता रहता है, और कुछ रिवर्स वगैरह भी इसके अंदर फ्लो करती हैं. जैसे अपने पास चिलिका लेक है, चिलिका लेक के अंदर वी हैव फ्यू रिवर्स लाइक अरानी रिवर, कलांगी रिवर, तो वो ऐड होती रहती हैं, दे ब्रिंग फ्रेश वाटर. अब चिलिका लेक की छोटी सी ओपनिंग जो है ओशन के साथ भी है, तो ओशन में जब हाई टाइड आता है तो कुछ वाटर जो है चिलिका लेक के अंदर चला जाता है, तो एक तरफ से फ्रेश वाटर आ रहा है, दूसरी तरफ से सॉल्ट वाटर आ रहा है, तो मिक्स होकर जो है वो ब्रैकिश वाटर जो है बना देता है. एंड चिलिका लेक इज वेरी फेमस फॉर द सच ऑर्गेनिजम्स. जैसे वहां पे वी हैव नलबानी बर्ड सेंचुरी है चिलिका लेक के बीचों बीच, नलबानी, और दुनिया के बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर बर्ड्स वहां पे आते हैं, जैसे कुछ फाल्कन्स हो गए, सारस हो गया, वो क्रेन्स वगैरह वो सब वहां पे आती हैं चिलिका लेक के अंदर. सो दैट इज हाउ दिस एस्चुरी एक्चुअली डज वंडर्स. इट हैज अ फ्री कनेक्शन विद द ओपन सी, तभी तो पानी आएगा ना यार उसके अंदर, ठीक है. जैसे सपोज करिए आप जैसे ये अपनी लेक है, ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आपका एस्चुरी रहेगा, ठीक है, लगून्स एंड ऑल दैट. तो यहाँ से ओशन से थोड़ा सलाइन वाटर यहाँ पे एंट्री करता है, और कुछ रिवर्स भी जो है वो यहाँ पे इस तरह से एंट्री कर सकती हैं. सो दिस इज हाउ दिस वाटर इज मिक्स्ड एंड वी आर लाइक वी हैव दिस ब्रैकिश इकोसिस्टम, ठीक है. एस्चुरी हैज अ वेरी लिटिल वेव एक्शन
So it provides a calm refuge for the open sea. It provides the shelter for some of the animals. बर्ड्स वगैरह वहां पे बहुत सारे आते हैं. इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन एज इट रिसीव्स हाई अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फ्रेश एंड द मरीन. तो इसको दोनों तरफ से न्यूट्रिएंट मिलते हैं. ठीक है, दोनों तरफ से आते हैं. लेकिन यहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन भी है, क्योंकि कोस्टल एरिया में बहुत सारी सिटीज हैं हमारी वहाँ पे, और इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है. तो वहाँ का जो बहुत सारा पोल्यूटेंट है वो यहाँ पे ऐड होता है. तो एस्चुरीज आर ऑल्सो वेरी पोल्यूटेड इन दैट सेंस. ठीक है, चलिए. तो जैसे कोस्टल लेक्स की वो बात कर रहा है, लगून्स की बात कर रहा है, फ्रेश वाटर, बैक वाटर्स, जैसे केरला में बहुत सारे बैक वाटर्स वहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है, उसकी बात करता है. मोस्ट एस्चुरीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू द 4 जियोमॉर्फिक कैटेगरी बेस्ड ऑन द फिजिकल processes responsible for their formation. Rising sea level, of course, जब सी लेवल राइज होगा तो एस्चुरी के अंदर वाटर एंट्री करेगा, तो उसकी सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी. मूवमेंट ऑफ सैंड एंड द सैंड बार्स, तो वो क्या करेंगे, उसको फिलअप कर देंगे. अगर रिवर्स ज्यादा आएंगी तो दे विल ब्रिंग मोर सैंड, या फिर जो हाई टाइड आता है, वेव्स आती हैं, दे विल ब्रिंग मोर सैंड्स एंड दे कैन फिल अल्टीमेटली दिस एस्चुरी. Right, that is all. Though it can change their look, it can change their features. That is called geomorphic. Geo means earth, morph means change. So these are the factors, they are going to change the character of the estuaries. Rising sea level will change, and the sand and the sandbars will also change. Glacial processes and the tectonic processes. ठीक है, these are the 4 things जो आपको पता होना चाहिए. चलिए, नेक्स्ट अपने पास होता है, they are called mangroves. Mangroves तो कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं. मैंग्रोव भी एक अपना इकोटोन एरियाज में ही पाए जाते हैं, ट्रांजिशन जोन. ठीक है, जहां पे ब्रैकिश वाटर मिलता है बेसिकली, अभी कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं मैंग्रोव्स. तो दे आर वेरी स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेशन. और जहां पे मैंग्रोव ग्रो करते हैं तो ऑफ कोर्स वहां पे सोल्ट कंटेंट ज्यादा होता है. तो मैंग्रोव्स हैव अ ग्रेट एबिलिटी एक्चुअली टू सर्वाइव इन द सोल्टी वाटर्स, एंड दे आर फाउंड इन इंटरटाइडल रीजन्स, जहां पे हाई टाइड और लो टाइड आती है, वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं. तो इनके जो रूट्स होते हैं वो भी पानी से ऊपर होते हैं, एज यू कैन सी. तो जब हाई टाइड आता है तो देयर रूट्स आर सबमर्ज्ड, और जब लो टाइड आता है तो देयर रूट्स आर एक्सपोज्ड टू द एयर. इंटरटाइडल रीजन्स में जहां पे फ्रेश वाटर सोल्ट वाटर मिक्स करता है, जैसे बेज, एस्चुरीज, क्रीक्स, लगून्स, वहां पे जो है आपको मैंग्रोव देखने को मिलेंगे. और बिकॉज वहां पे सोल्ट ज्यादा होता है तो ऑफ कोर्स दे आर सोल्ट टॉलरेंट वैरायटी ऑफ द प्लांट्स. They can survive in harsh conditions. Right? कहाँ गया? ये रहा. ठीक है, तो दे आर सोल्ट टॉलरेंट वैरायटीज ऑफ द प्लांट्स. दे कैन सर्वाइव इन द हार्श कंडीशंस. ऑफ कोर्स जो अपना नॉर्मल प्लांट होता है वहां पे उस वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकता भाई. तो इनको इस तो स्पेशल नेचर ने इनको ऐसा बना दिया है. इनका जो मेटाबॉलिज्म है ओवर पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशन की वजह से ऐसा हो गया है. दे कैन सर्वाइव इन हाई अमाउंट ऑफ सोल्ट वाटर ऑल्सो. सलाइन वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं. सुंदरबन मैंग्रोव इंडिया में जो पाया जाता है, इंडिया बांग्लादेश लार्जेस्ट मैंग्रोव वहां पे मिलते हैं वो दुनिया के. तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी साइट्स, इंडिया में कहाँ कहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं. यूपीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कई बार आ चुका है क्वेश्चन. साइट ऑफ द मैंग्रोव्स: सुंदरबन, महानदी, कृष्णा, मैंग्रोव्स ऑफ गुजरात, रत्नागिरी, गोवा मैंग्रोव्स, कावेरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, अंडमान, ऊपर पिक्चर भी दिखा रखी है. ठीक है, गोवा में जैसे यहाँ पे मांडवी, ठीक है, वेम्बनाड केरला, अदियार वेल्लार कावेरी तमिलनाडु, पुलिकट तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश दोनों में ही आता है. गोदावरी आंध्र प्रदेश, चिलिका उड़ीसा, हुगली. ठीक है, तो यहाँ पे अपने पाए जाते हैं मैंग्रोव्स. व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द मैंग्रोव्स? क्या खास बात होती है मैंग्रोव्स की? तो एक तो सीधी सी बात होती है, सोल्ट टॉलरेंट होते हैं. जो सोल्ट टॉलरेंट जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है हलोफाइट्स. ये स्पेशली जो है इनके लिए नाम लिखा गया है हलोफाइट्स. ठीक है, दे रिप्रेजेंट द लिटोरल फॉरेस्ट सिस्टम. लिटोरल मीन्स जो कोस्टल एरिया में होते हैं. ठीक है, कोस्टल एरिया में होते हैं. इनकी जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, दे आर फाउंड बिटवीन 24 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री साउथ. ठीक है, जो अपना लैटिट्यूड होता है. ट्रीज दैट ग्रो इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर जनरली 8 to 20 meters high and they have thick leaves also. They have thick leaves. और इनके लीव के अंदर ये खास कैपेसिटी होती है. इनके लीव्स के अंदर स्पेशल तरह की करेक्टर ये होता है कि इनका लीव कैन एक्चुअली
कैन सेपरेट सोल्ट फ्रॉम द वाटर, और इनके जो रूट्स होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी स्पेशल. दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन मोर सोल्टी वाटर. इन अ सेंस देयर रूट्स कैन ऑल्सो फिल्टर फ्रेश वाटर फ्रॉम द सोल्ट. और वो खास तरह के जो रूट्स होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर्स. इनके रूट्स के ऊपर सरफेस पे कुछ खास पोर्स होते हैं जहां से सोल्ट बाहर निकल जाता है और सिर्फ फ्रेश वाटर अंदर जाता है, एंड दे आर कॉल्ड ब्लाइंड रूट्स. तो वैसे तो मैंग्रोव के कई डिफरेंट तरह के रूट्स होते हैं. जैसे आप देखें यहाँ पे, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, इस तरह के जो है रूट्स वहाँ पे रहते हैं. ठीक है. जैसे इस तरह के रूट्स वहाँ पे रहते हैं, इस तरह के रूट्स रहते हैं. ठीक है. और ऊपर जो आपका ट्री होता है, ऊपर ट्री होता है, जैसे प्रोप. ठीक है. प्रोप रूट्स होते हैं. एयर, स्टिल्ट, तो इस तरह के जो है रूट्स होते हैं प्रोप रूट्स. दे आर डाउन डाउन इनटू द वाटर, पानी के अंदर होते हैं. जो एयर रूट्स होते हैं वो दे आर वर्टिकली कन्फिगर्ड अप फ्रॉम द मड, सीधा मड से ऊपर की तरफ निकले होते हैं. एंड स्टिल्ट, दीज रूट्स emerge from the main trunk of the tree and called the adventitious roots. तो जो रूट का मेन जो ट्रंक होता है इसमें से निकले होते हैं और ये उस ट्री को सपोर्ट करते हैं. तो डिफरेंट तरह के रूट्स होते हैं मैंग्रोव के, ये थोड़ा आपका ध्यान होना चाहिए इस तरह की चीजों का. ठीक है. और यूजुअली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मैंग्रोव, रेड, ब्लैक और व्हाइट मैंग्रोव्स. कोस्टल एरिया में जो थोड़ा हाइयर एलिवेशन पे होते हैं, थोड़ा ऊपर वाले एरिया में होते हैं, उन्हें हम लोग व्हाइट मैंग्रोव्स कहते हैं. ठीक है. जो बिल्कुल कोस्ट लाइन पे पाए जाते हैं वो आपके रेड होते हैं, और जो बीच में पाए जाते हैं जो ना बहुत हाई होते ना बहुत लो होते उसे हम लोग ब्लैक कहते हैं. ब्लैक इन द कलर क्योंकि डार्क होता है. ठीक है. तो दे आर हैव एक्सेस टू मोर ऑक्सीजन, क्योंकि जो कोस्ट में होते हैं वो तो वाटर में सबमर्ज होते हैं, तो ज्यादा वाटर की उनको एक्सेस नहीं होती, ऑक्सीजन की एक्सेस नहीं होती है. ठीक है. तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है. ठीक है. रत्नागिरी, महाराष्ट्र, मैंग्रोव्स ऑफ गुजरात, कृष्णा महानदी एंड ऑल दैट, ये थोड़ा आप देख सकते हो. अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं मैंग्रोव्स. ठीक है जी. चलिए. तो दिस वाज अबाउट आवर कोरल रीफ. हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है, जब इसका टाइम आएगा. और फिलहाल इतना ही करते हैं. एक्वेटिक इकोसिस्टम. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो वहां पे हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे. तो उसका थोड़ा वेट करें, कल उसका वीडियो आ जाएगा तो वी कैन सी दैट ऑल्सो. ओके, थैंक यू. बाय. ऑल द बेस्ट.